अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अ, आप लोगों के लिए ई-कैट, एमडी-कैट, एफएससी और आईसीएस के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स की हम एक लेक्चर सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। अ मुझे इस सिलसिले में आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की ज़रूरत होगी। आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों को अगर लेक्चर अच्छा लगे, इसको मैक्सिमम हद तक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लेक्चर्स को हम पार्ट 1 से शुरू करेंगे और सो ऑन हम कंप्लीट फिजिक्स को यहाँ पे कवर कर रहे होंगे। तो आज लेक्चर नंबर 1 है। लेक्चर नंबर 1 में हम यूनिट नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो इस चैप्टर को हम जिस वे में लेके चलेंगे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स को डील करेंगे लेक्चर नंबर 1 में। हमारा लेक्चर नंबर 2 रिलेट करेगा फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स से। लेक्चर नंबर 3 रिलेट कर रहा होगा एरर्स एंड अनसर्टेनिटीज से। लेक्चर नंबर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ हम देखेंगे। लेक्चर नंबर 5 में हम प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी को देखेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट देखेंगे। लेक्चर नंबर 7 में डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी एंड लास्ट टू टॉपिक्स हमारे ई-कैट में एमडी-कैट पास्ट पेपर्स हैं या बोर्ड पास्ट पेपर्स के जो प्रश्न होंगे हम इन्हीं आर्टिकल्स के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। तो ऑलमोस्ट हमारी कोशिश होगी कि हम तकरीबन 1 से 1.5 वीक के अंदर एक चैप्टर को कवर करने की कोशिश करें। मूव करते हैं पहले आर्टिकल की तरफ। पहला आर्टिकल है इंट्रोडक्शन टू साइंस एंड फिजिक्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज साइंस? साइंस है क्या चीज? आप लोगों ने याद रखना है साइंस को एक लतीनी ज़बान का वर्ड है साइंटिया। हमने साइंटिया से ड्राइव किया है। साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज या इल्म, या इसका जो प्रॉपर मीनिंग है वो ये होता है कि हमने स्टडी ऑफ फैक्ट्स करना है, हकाइक का मुतालिया करना है। अब स्टडी ऑफ फैक्ट्स अबाउट नेचर इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर्स कि हमने एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर, एक तरतीब वाले अंदाज के अंदर हमने नेचुरल फैक्ट्स को, इस नेचर के बारे में या कुदरत के बारे में जो भी हकाइक है उनका मुशाहिदा करना है। अगर साइंस की हम डेफिनेशन की तरफ आए तो हम कहते हैं साइंस इज नॉलेज ऑब्टेन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। मतलब साइंस वो नॉलेज है जो हमें मुशाहिदात और तजर्बात से हासिल होता है। अब हमने ये क्यों कहा कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट? तो इसकी अगर थोड़ी हिस्ट्री को चेक करें तो जब से इंसान इस दुनिया में आया है, इंसान को इस कायनात ने कहीं ना कहीं हद तक मुतासिर किया और इंसान उसके बारे में सोचता रहा है। तो जब से इंसान ने सोचना शुरू किया तो वो सोच उसकी ऑब्जर्वेशन के नतीजे में आई। उन ऑब्जर्वेशन के नतीजे में इंसान कुछ ना कुछ सोचता रहा है इस कायनात के बारे में, और इस कायनात के जितने भी डिसऑर्डर नॉलेज थे, डिसऑर्डर फैक्ट्स थे, उसने उसको अरेंज करने की कोशिश की, ऑर्डरली मैनर्स के अंदर लाने की कोशिश की। उसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। तो इन ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट की बेस पे उससे जो नॉलेज ऑब्टेन हुआ उस नॉलेज को हम बोलते हैं साइंस। अब नेचुरल फिलॉसफी या नेचुरल साइंसेस क्या होती हैं? हम इसको इन शॉर्ट बोलते हैं स्टडी ऑफ नेचर। तो आप लोगों ने याद रखना है जो नेचुरल फिलॉसफी है ये फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस था। हमने जिसमें क्या किया कि जितने भी नेचुरल फिनोमेना थे अबाउट मटेरियल थिंग्स, उनको हमने एक ऑर्डर के अंदर अरेंज कर लिया। तो इसको हमने बोला नेचुरल फिलॉसफी। हम इसको बोलते हैं द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एंड सिंगल डिसिप्लिन ऑफ साइंस अबाउट द नेचुरल फिनोमेना एंड मटेरियल थिंग्स इन एन ऑर्डरली मैनर इज कॉल्ड नेचुरल फिलॉसफी ऑफ नेचुरल साइंसेस। मूव करते हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी। इसको हम बोलते हैं इसकी क्लासिफिकेशन। तो 19वीं सदी तक ये साइंस नेचुरल फिलॉसफी का नॉलेज इतना वास्ट हो गया था कि हमें इसको एक सिंगल डिसिप्लिन के अंदर रख के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो हमने इसको क्लासिफाई किया दो बेसिस के ऊपर। हमने लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की बेस पे नेचुरल फिलॉसफी को क्लासिफाई कर दिया। अब 19वीं सदी के आगाज में नेचुरल साइंसेस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था। वो थी बायोलॉजिकल साइंसेस। बायोलॉजिकल साइंसेस में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स के बारे में स्टडी करते हैं, और दूसरी थी फिजिकल साइंसेस। फिजिकल साइंसेस में हमने रखा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स को, अ, या जिसको हम बोलते हैं कि बेजान अजिसाम। तो दूसरी एंड पे हमने रखा था फिजिकल साइंस की। दो मेन कैटेगरीज थी नेचुरल फिलोसफीज की 19वीं सदी की बिगिनिंग के अंदर। आपके सामने एक मैंने चार्ट चार्ट ओपन किया नेचुरल फिलोसफी का। नेचुरल फिलोसफी को दो कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया था 19वीं सदी के स्टार्ट में, बायोलॉजिकल साइंसेज एंड फिजिकल साइंसेज। देन बायोलॉजिकल साइंसेज की अगर हम फर्दर कैटेगरीज करें तो तीन ब्रांचेस हैं। जोलॉजी है जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, बॉटनी है जिसमें हम पौधों को स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जस्ट लाइक बैक्टीरिया वगैरह को हम स्टडी करते हैं। फिजिकल साइंसेज सिर्फ इन्हीं ब्रांचेस तक महदूद नहीं है, ये बहुत ज्यादा वास्ट है। इसकी जो मेजर ब्रांचेज है उसमें मैथमेटिक्स है, नंबर्स के बारे में हम स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री,
केमिस्ट्री हम बोलते हैं, इसमें हम कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं मैटर की। अच्छा, केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों ने याद रखना है, इसको हम सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। इसकी रीजन क्या है कि ये बायो और फिजिक्स के दरमियान पुल का किरदार अदा करती है, दोनों को जोड़ती है। फिजिक्स हमारा मेन टॉपिक ही यही है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मैटर एंड एनर्जी के बारे में हमने पढ़ना है। एस्ट्रोनॉमी, हमने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स और स्पेस के बारे में हमने इसमें पढ़ना है। और जियोलॉजी के में हमने जियोलॉजिकल फिनोमेना एंड स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ को स्टडी करना होता है। एक छोटा सा एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू फिजिकल साइंसेस। ऑप्शन है आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जियोलॉजी। तो उसने पूछा है जो फिजिकल साइंसेस नहीं है, तो हमें पता है फिजिक्स भी बेजान अशिया है, केमिस्ट्री भी बेजान फिजिकल है, जियोलॉजी भी। इसमें से बेस्ट ऑप्शन आपके पास आएगा बायोलॉजी। आपके पास क्या है, फिजिकल साइंसेस की ब्रांच नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछा जाता है वो ये है कि व्हाट आर द मेन फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंसेस। तो आपने याद रखना है मौजूदा टाइम के अंदर फंडामेंटल फ्रंटियर्स की टोटल 3 फ्रंटियर्स हैं फंडामेंटल साइंसेस के। तो कौन कौन से फ्रंटियर्स है, ये ऑब्जेक्ट्स के साइज पे बेस करते हैं। अगर हम क्लासीफाई करें ऑब्जेक्ट्स के साइज को, तो वो 3 कैटेगरीज में बना सकता हूँ। कुछ ऑब्जेक्ट्स होंगे जो बहुत ज्यादा छोटे होंगे, कुछ बहुत ज्यादा बड़े होंगे, और कुछ इंटरमीडिएट साइज या मीडियम साइज के इन दोनों के दरमियान होंगे। सबसे पहला आता है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज, द यूनिवर्स इटसेल्फ, मतलब वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा बड़े हैं। नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, इसको हम बोलते हैं कि एटॉमिक लेवल की बात हो रही है। और थर्ड नंबर पे आता है द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर। हम बारी बारी देखते हैं, मैं इसको स्मॉल ऑब्जेक्ट से शुरू करूंगा और देन हम बड़े ऑब्जेक्ट्स की तरफ जाएंगे। तो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हमारे पास आप लोगों ने एक ही बात याद रखनी है, हम एटॉमिक लेवल्स की बात करेंगे। एटॉमिक लेवल का मतलब हम एटम्स की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड मेसन्स वगैरह की बात कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर या मिडिल साइज ऑब्जेक्ट या मीडियम साइज ऑब्जेक्ट। इसमें हम मॉलिक्यूलर लेवल से शुरू होते हैं और अर्थ या प्लैनेट्स के साइज के ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं। इसको हम बोलते हैं कि द वर्ल्ड ऑफ कम्प्लेक्स मैटर है। देन तीसरे नंबर पे जो फ्रंटियर है, ये वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर आप लोगों ने याद रखना है, अगर हम इस एटॉमिक लेवल और जो दूसरा आपके पास मीडियम साइज ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास सिस्टम डेवलप हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल सोलर सिस्टम ले लें, उसके अंदर सारे प्लैनेट्स आ जाते हैं। ये एक आपके पास एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स में आ जाएगा। मिल्की वे गैलेक्सी का सिस्टम आ सकता है, या हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि यूनिवर्स है, पूरी कायनात, ये आपके पास क्या है, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएगी। आपके सामने चार्ट भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि आपके पास किस तरह के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये मिडिल साइज ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे, ये एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स आ जाएंगे। वो करते हैं फिजिक्स की तरफ। फिजिक्स क्या चीज, फिजिक्स को हमने एक ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, उससे ड्राइव किया। और फ्यूसिस का मतलब होता है नेचर, फितरत, कुदरत या नेचुरल थिंग्स, या इसको हम मटेरियल थिंग्स भी बोलते हैं। फिजिक्स की डेफिनेशन करें तो हम कहते हैं फिजिक्स जो फिजिकल ब्रांचेस की एक ब्रांच है, फिजिकल साइंसेस की एक ब्रांच है, जो डील करती है नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड रिलेशनशिप या म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम। अच्छा, 1905 से पहले की बात करें, 1905 से पहले हम कहते थे कि फिजिक्स सिर्फ में हमने सिर्फ दो चीजें पढ़नी है, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड एनर्जी, और इन दोनों को हम आइसोलेट करते थे, मतलब अलग अलग पढ़ते थे। लेकिन 1905 के बाद हमने ये डिफाइन किया कि फिजिक्स को हमने सिर्फ मैटर और एनर्जी नहीं कहना, बल्कि E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर मुझे ये बताती है कि मैटर और एनर्जी आपस में कन्वर्टेबल है। तो जब इंटर कन्वर्टेबल है तो हमने इसकी डेफिनेशन में एक चीज ऐड कर दी, वो वर्ड ऐड किया हमने कि रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी, जिसको हम म्यूचुअल इंटरेक्शन बिटवीन देम भी बोलते हैं। ये फिजिक्स का कंप्लीट आपके सामने चार्ट है कि हम फिजिक्स में किन किन चीजों को, किन किन एरियाज को डिस्कस करेंगे। सारी चीजें हम फिजिक्स के अंदर स्टडी कर रहे होते हैं। फिजिक्स में हमने मेजरली किन चीजों को स्टडी करना है। पहली चीज आप लोगों ने याद रखनी है, हमने लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करना होता है। हमने स्ट्रक्चर ऑफ स्पेस एंड टाइम, स्पेस क्या चीज है और टाइम, टाइम के बारे में शॉर्ट में आप लोगों को अभी बता देता हूँ। हम टाइम को जिस तरह की लेंथ, विड्थ एंड हाइट हम कहते हैं, ये 3 डायमेंशन है, तो टाइम भी इसी तरह एक 4th डायमेंशन। द नेचर एंड टाइप्स ऑफ फोर्सेज, हमने फोर्सेज और उनकी नेचर को देखना है, जो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को आपस में क्या रखती है, जोड़े रखती हैं। इसमें मतलब हम ग्रेविटेशनल के हवाले से देखेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेज को हम देख रहे होंगे। ये सारी फोर्सेज जो एक दूसरे को, ऑब्जेक्ट्स को आपस में जोड़े रखती हैं, बाइंड रखती हैं, ये फोर्सेज हम देख रहे होंगे। डिफरेंट पार्टिकल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन पाई जाती है हम उनको देखेंगे। इंटरेक्शन बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद मैटर, इसको हम सिंपली, इसको आसान अल्फाज में कह दें तो ड्यूअल नेचर ऑफ द मैटर को हम देख लेंगे कि मैटर कब पार्टिकल नेचर को शो करेगा और कब वेव नेचर को शो करेगा। ये हमने चीजें देखनी है।
अगर हम बात करें मॉडर्न फिजिक्स, तो 90th सेंचुरी के एंड पे फिजिक्स ने ये बिलीव करना शुरू कर दिया था कि हमने फिजिक्स के बारे में सब कुछ डिस्कवर कर लिया। लेकिन जैसे ही हम 20th सेंचुरी के अंदर एंटर हुए, हमने न्यू इन्वेस्टिगेशंस की, न्यू एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उनके नतीजे में हमें ये पता चला कि जो फिजिक्स के हमने पहले से लॉज बनाए हुए हैं, उनमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस की जरूरत है। इन मॉडिफिकेशन के नतीजे में मॉडर्न साइंसेस या मॉडर्न फिजिक्स की ब्रांचेस ने भी जन्म लिया। उन ब्रांचेस में मेजरली न्यूक्लियर फिजिक्स आपके पास आती है, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स आती है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स आती है, एंड न्यूक्लियर फिजिक्स आती है। ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, एक क्विक रिव्यू आपके सामने आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, पार्टिकल फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, मैकेनिक्स है, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इन सब को हम इन डिटेल अभी डेफिनेशन इन सब की हम देख रहे होंगे। सबसे पहले न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है, आप लोगों ने याद रखना है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद एटॉमिक न्यूक्लियर। फिजिक्स की वो ब्रांच एटॉमिक न्यूक्लियर से डील करती है, उसको न्यूक्लियर फिजिक्स बोलते हैं। आपके सामने एटम का न्यूक्लियस आपको सेंटर के अंदर नजर आ रहा है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है प्रोटॉन्स पाए जाते हैं और न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो हमने इस न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करना है। इसको स्टडी करने के रीजन न्यूक्लियस की सबसे बड़ी ये है कि हमने इस न्यूक्लियस से न्यूक्लियर एनर्जी एक्सपेक्ट करनी है। वो न्यूक्लियर एनर्जी हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस से, हमने इस न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर इस चीज को स्टडी करना है। आपके सामने लिख दिया, फॉर द पर्पस ऑफ जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हम न्यूक्लियर फिजिक्स को पढ़ ही न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रहे हैं, ताकि हम एनर्जी की जरूरत को पूरा कर सके। फिलहाल दो प्रोसेसेस हैं, न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। इनमें से फिशन पॉसिबल है, लेकिन फ्यूजन सिर्फ लेबोरेटरी लेवल तक पॉसिबल है, इसको मेगा स्केल के ऊपर अभी तक पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने याद रखना है, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की ज्यादा बराबर होती है, तो हम कहते हैं कि न्यूट्रॉन के ऊपर नेट चार्ज जीरो है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज ही नहीं है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस दोनों बराबर होते हैं। तो हम कहते हैं न्यूट्रॉन ओवरऑल क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें, न्यूक्लियस के ऊपर ओवरऑल क्या चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना है, अगर हम एटम की बात करें, तो एक एटम के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ओवरऑल चूंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ओवरऑल एटम भी न्यूट्रल होता है। पार्टिकल फिजिक्स क्या चीज होती है, पार्टिकल फिजिक्स में हमने उस अल्टीमेट पार्टिकल को पढ़ना है जिससे कोई भी मैटर मिलके बना होता है। अब ये आपके सामने पार्टिकल फिजिक्स की डिफरेंट वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्वार्क्स हैं, या फोर्स कैरियर्स हैं, ये फैमिलीज ऑफ द मैटर है। तो ये आपके पास वो पार्टिकल्स हैं जिनसे कोई भी मैटर मिलके बना होता है। तो हमने पार्टिकल फिजिक्स में उस अल्टीमेट पार्टिकल को पढ़ना है जिससे कोई भी मैटर कंपोज हुआ होता है। अगर हम बात करें रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स की, तो जब भी रिलेटिविटी की बात आती है, इस चीज का मतलब यह है कि हम उन वेलोसिटीज की बात कर रहे हैं जो अप्रोच कर रही होती हैं स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करने का शॉर्टकट मतलब यह है कि वो स्पीड ऑफ लाइट यानी सी इज इक्वल टू 3 × 8 मीटर पर सेकेंड, इसका कुछ ना कुछ मल्टीपल होंगे। तो ये आपके पास स्पीड ऑफ लाइट को जो भी चीजें अप्रोच करती हैं उसका एक फ्लो चार्ट है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है, नाम से जाहिर है हमने मैटर की सॉलिड स्टेट या मादा ठोस हालत को हमने पढ़ना है। तो इसमें हमने जो चीजें पढ़नी है वो पढ़नी है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब स्ट्रक्चर एटम सॉलिड्स का हम किस तरह से देखते हैं, उसमें आपके पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हो सकते हैं, एमॉर्फस सॉलिड्स हो सकते हैं, पॉलीमर सॉलिड्स हो सकते हैं। फिर उसमें अरेंजमेंट बेस पे हम किस तरह उसको डिफरेंट क्यूबिक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर डिवाइड करते हैं, लेकिन बड़ी वास्ट है। प्रॉपर्टीज में हमें सॉलिड्स का पता है कि सॉलिड्स एक स्पेसिफिक या डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप होती है, इनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं, इनकी डेंसिटी नॉर्मली हाई होती है, इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमने स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज को डील करना होता है। आपके सामने सिर्फ दो स्ट्रक्चर्स मैंने रखे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमॉर्फल सॉलिड। इनमें क्रिस्टलाइन के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट है, जबकि अमॉर्फस के अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं होती। एरियाज ऑफ फिजिक्स की बात करें, सबसे पहले बात आती है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम इन शॉर्टकट आपको बता देता हूँ, हमने इसमें मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को पढ़ा। इस मैकेनिक्स को फर्दर हम काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स में डिवाइड करते हैं। काइनेमैटिक्स में हमने मोशन पढ़नी है, लेकिन कॉजेज ऑफ मोशन नहीं देखनी, जस्ट हमने टर्म्स को देखना है। फॉर एग्जाम्पल मोशन क्या है, मोशन की टाइप्स क्या होती हैं, इस तरह की हमने चीजें देखनी है। जब डायनामिक्स की बात करते हैं, तो डायनामिक्स में हमने मोशन एंड इट्स कॉजेज भी देखनी है, किस वजह से मोशन हो रही है। अब इसमें हम क्या चीज पढ़ेंगे, हम लॉज ऑफ मोशन को देखेंगे, हम मोमेंटम्स को देख रहे होंगे, इस तरह की चीजें, फोर्सेस को हम देख रहे होंगे। तो जितने भी लॉज हैं हम इसमें लॉज भी पढ़ेंगे और कॉजेस भी देखेंगे। अगर हम कॉजेस को इंक्लूड करें तो डायनामिक्स, विदाउट कॉजेस मोशन पढ़ें तो काइनेमैटिक्स, और इन दोनों को मिला दें तो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बनता है, वो होता है मैकेनिक्स। हीट क्या होती है,
हीट एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स अगर लें तो हम इसमें पढ़ते हैं ट्रांसफर एंड कंसीक्वेंसेस ऑफ हीट, मतलब हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तीन मोड में हीट ट्रांसफर की, कंडक्शन है, कन्वेक्शन है एंड रेडिएशन। जो कंडक्शन है वो सॉलिड्स में होता है, जो कन्वेक्शन है फ्लूइड्स यानी लिक्विड्स एंड गैसेस में होता है, और जो रेडिएशन है ये वेव्स के जरिए जो आपकी हीट ट्रांसफर होती है वो। इन एक्चुअल हीट क्या होती है? हीट आपने याद रखना है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और ये ट्रेवलिंग एनर्जी है जो हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ जाती है। अब यहाँ पे हीट और टेम्परेचर के अंदर आपसे फर्क पूछ लिया जाए तो क्या? हीट आप लोगों ने याद रखना है, जो हीट है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एंड टेम्परेचर हम बोलते हैं ये इंटेंसिटी ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, कोई जिसम कितना गर्म या ठंडा है। हीट आपके पास डिराइव्ड क्वांटिटी है, जबकि जो टेम्परेचर है ये बेस क्वांटिटी है। तो इसको फर्दर हम इन डिटेल इंशाल्लाह देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में दो ब्रांचेस हैं, मैकेनिक्स जिसमें उसकी ब्रांच डायनामिक्स, एंड थर्मो मतलब हीट। हीट और मैकेनिक्स जब मिलती हैं तो आपके पास थर्मोडायनामिक्स बनती है। समटाइम्स हम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स को इकट्ठा ही पढ़ रहे होते हैं। इसमें हमने पढ़ना है रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, मतलब हीट को एनर्जी की दूसरी फॉर्म के अंदर हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, हीट से वर्क कैसे लिया जा सकता है और वर्क करके हीट कैसे जनरेट की जा सकती है। फिर आपके पास आती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में हमने चार्जेस को पढ़ना है। दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं, मूविंग या रेस्ट में। अगर मूविंग चार्जेस है तो इलेक्ट्रिसिटी की ये ब्रांच करंट इलेक्ट्रिसिटी कहलाएगी, अगर चार्जेस रेस्ट में है इस ब्रांच को हम बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, असल में ये दो चीजों का कॉम्बिनेशन है, मैग्नेटिज्म मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक इफेक्ट, एंड इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिसिटी या चार्जेस। तो इसमें हमने मूविंग और स्टैटिक चार्जेस के मैग्नेटिज्म के साथ जो रिलेशनशिप है और उनके इफेक्ट्स हैं उसको स्टडी करना होता है। ऑप्टिक्स लाइट भी बोलते हैं, इसमें हमने बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट्स को बोलना है। हमने डिफरेंट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का यूज, मेजरमेंट्स लाइट से रिलेटेड, ये चीजें हमने पढ़नी है। लाइट वैसे फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, हम इसको बोलते हैं इट इज द मोस्ट रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर। रिफाइंड फॉर्म ऑफ मैटर है और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है, लेकिन एज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स जब हम कहते हैं हमने इसमें बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट पढ़ना है। लाइट का बिहेवियर जो होता है वो ड्यूअल है, एज अ मैटर भी बिहेव करती है और एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है। और प्रॉपर्टीज में लाइट में आपके पास जो लाइट की मेन प्रॉपर्टीज आती है उसमें हमने लाइट की इंटरफेरेंस के बारे में हमने पढ़ना होता है। इंटरफेरेंस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को हमने देखना होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि लाइट के बारे में कि लाइट ट्रेवल कैसे करती है, और उसमें वो जो ड्यूल नेचर होती है उसकी एज अ पार्टिकल और एज अ वेव, सारी की सारी चीजें हमने लाइट के बिहेवियर्स को इसके अंदर स्टडी करना होता है। फिर हमारे पास आती है साउंड। इसमें हमने प्रोडक्शन एंड ट्रांसफर ऑफ साउंड, साउंड एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कैसे होती है, साउंड पैदा कैसे होती है। तो साउंड आप लोगों ने याद रखना है, कोई जब ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो वाइब्रेशन पैदा होती है और ये प्रेशर वेव्स की सूरत में जाती है। हाइड्रोडायनेमिक्स की बात करें, इसमें हमने मोशन ऑफ फ्लूइड्स पढ़ना है, स्पेशली वो फ्लूइड जो इनकम्प्रेसिबल या नॉन कंप्रेसिबल लिक्विड्स होते हैं, और इसमें हमने उनकी इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं उनको भी हमने स्टडी करना होता है। स्पेशल रिलेटिविटी की बात करें, इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैकेनिक्स को जब मिक्स कर देते हैं तो ये स्पेशल रिलेटिविटी कहलाती है। जनरल रिलेटिविटी की बात करें तो इसमें हमने ग्रेविटेशन एंड कर्वेचर, कर्वेचर कहते हैं कि जो स्पेस टाइम है वो कर्व है, हमने उसको स्पेस एंड टाइम के कर्वेचर को स्टडी करना होता है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स की बात करें तो इसके अंदर हमने देखना होता है कि आपके पास जो एनर्जी है वो क्वांटा की फॉर्म में एटॉमिक या सब एटॉमिक लेवल पे कैसे मूव करती है। वो डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ जो एनर्जी होती है जिनको क्वांटा बोलते हैं, हमने इन चीजों को स्टडी करना है। तो ये क्वांटा की फॉर्म में कैसे मूवमेंट होती है एनर्जी की, हम इसको क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर देखते हैं। एटॉमिक फिजिक्स, इसमें हमने स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम देखना होता है, पार्टिकल्स ऑफ एन एटम देखने होते हैं, और जो मेन चीज होती है कि ओवरऑल एटम कैसे बिहेव करता है इसको हमें देखना है। अब एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में बड़ा फर्क यही है, एटॉमिक फिजिक्स में ओवरऑल एटम को देखना है और न्यूक्लियर फिजिक्स में जस्ट हम न्यूक्लियस को और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स को देखते हैं। मॉलिक्यूलर फिजिक्स की हम बात करें तो हम इसके अंदर डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स का मॉलिक्यूलर डायनामिक्स के साथ रिलेशन देखते हैं। इन शॉर्ट इसको ये समझ लें कि केमिस्ट्री का फिजिक्स के साथ या मॉलिक्यूल्स के साथ जो रिलेशन है वो मॉलिक्यूलर फिजिक्स कहलाता है। सुपर कंडक्टिविटी की हम बात करें, सुपर कंडक्टिविटी में दो चीजें मेनली पढ़ी जाती हैं। एक तो होता है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जीरो कर दें तो फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसी होती है। और दूसरी हमने चीज पढ़नी होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनकी रिपेलिंग, उनमें जो रिपल्शन होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है। सुपर फ्लूइडिटी की बात करें तो इसके अंदर हमने डिफरेंट फ्लो टाइप्स को हमने पढ़ना होता है कि फ्लो की डिफरेंट टाइप्स क्या होती है।
एंड स्पेस टाइम मैनीफोल्ड को हमने स्टडी करना होता है। प्लाज्मा फिजिक्स की बात करें तो प्लाज्मा जो कि आयनिक स्टेट ऑफ द मैटर है, जिसे हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं, जिसमें हमने प्रोडक्शन ऑफ द प्लाज्मा, प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लाज्मा, इन चीज़ों को स्टडी करना होता है। एमएसडी जिसको मैग्नेटो हाइड्रोडायनामिक्स बोलते हैं, इसके अंदर हमने जो चीज़ मेनली पढ़नी होती है वो ये पढ़नी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग फ्लूइड है उसके साथ क्या लिंक होता है। तो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग फ्लूइड जो फील्ड मैग्नेटिक फील्ड की जो मोशन होती है उसका फ्लूइड के साथ जो लिंक होगा हम इसको स्टडी कर रहे होंगे। स्पेस फिजिक्स की बात करें तो स्पेस फिजिक्स में हमने जो मेनली पढ़ना है वो पढ़ना होता है एटमॉस्फेयर से रिलेटेड। एटमॉस्फेयर में जो सोलर सिस्टम आ गया या डिफरेंट चीज़ें आ गई, वहाँ पे जो प्लाज्मा है वो नेचुरली अकर करते हैं अपर एटमॉस्फेयर के अंदर, जिसको हम स्पेस बोलते हैं, या अपर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर के अंदर, एरोनॉमी के अंदर। हम उन चीज़ों को स्पेस फिजिक्स के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं। आप लोगों ने याद रखना है, फिजिक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है। दूसरी चीज़ हम कहते हैं फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। इसको मोस्ट फंडामेंटल कहने की सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जो फिजिक्स है वो तमाम बाकी साइंसेस को बेसिक लॉज और बेसिक प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है, जिनको हम फंडामेंटल फंडामेंटल लॉज या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स बोलते हैं। ये तमाम साइंसेस को चूंकि वो लॉज प्रोवाइड करती है, इस वजह से हम फिजिक्स को बोलते हैं इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ ऑल साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज ऑफ फिजिक्स या ओवरलैपिंग ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स जब दूसरी साइंसेस फॉर एग्जांपल बायो केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग या मेडिसिन के साथ मिलती है तो फिर ओवरलैपिंग होती है। तो ओवरलैपिंग के नतीजे में फिजिक्स की कुछ ब्रांचेस बनती है। इसमें सबसे पहले आती है एस्ट्रोफिजिक्स। अब एस्ट्रोनॉमी के साथ जब फिजिक्स मिलती है तो उसको हम बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। तो जब फिजिक्स स्टार्स, प्लैनेट्स या एस्ट्रोनॉमी के साथ, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स के साथ हम उसको स्टडी करेंगे, उसको हम बोलेंगे एस्ट्रोफिजिक्स। बायोफिजिक्स बायोलॉजिकल फिनोमेना के अंदर जो फिजिक्स के लॉज एप्लीकेबल हैं, फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी की जो मूवमेंट है वहाँ पे मैकेनिक्स के रूल्स जो यूज हो रहे हैं, तो ये बायोफिजिक्स बायोलॉजिकल फिनोमेना में जो फिजिक्स का रोल है हम उसको देखेंगे। केमिकल फिजिक्स में केमिकल प्रोसेसेस के अंदर फिजिक्स किस तरह इन्वॉल्व होती है, हमने जिस तरह फोर्सेस को पढ़ा, तो फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन जो पाई जाती हैं केमिकल प्रोसेसेस के दौरान, हम उसको केमिकल फिजिक्स बोलते हैं। इंजीनियरिंग फिजिक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे तीन मेजर डिसिप्लिन ऑफ द साइंसेज हैं जो ओवरलैप कर जाते हैं, फिजिक्स, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इनको हमने अंडरस्टैंड करना है, इनसे डिफरेंट मैनिपुलेशंस करनी है। इन मैनिपुलेशंस के नतीजे में जो हम नॉलेज ऑब्टेन करेंगे उसको हम इंजीनियरिंग फिजिक्स बोलेंगे। मेडिकल फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का हेल्थ केयर या मेडिसिन में क्या यूज है, इसको हेल्थ फिजिक्स भी बोलते हैं समटाइम। इसमें जो पेशेंट्स के लिए हम जिसको हम बायोमेडिकल साइंसेज या बायोमेडिकल फिजिक्स भी बोलते हैं, उसमें हम मेजरमेंट्स और जो ट्रीटमेंट्स हम ले रहे होते हैं उसमें लेजर टेक्नोलॉजी और डिफरेंट चीजें जो हेल्थ इंडस्ट्री के अंदर या मेडिकल के अंदर फिजिक्स का यूज है, उसको हम मेडिकल फिजिक्स बोलेंगे। जियो फिजिक्स की बात करें तो इसमें फिजिक्स का हमने रोल देखना है जियोलॉजिकल फिनोमेना जो भी इस अर्थ के ऊपर होते हैं, मतलब आंधी आती है, बारिश, तूफान, हमने इसमें जियोलॉजिकल फिनोमेना को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर। फिजिकल ओशियनोग्राफी, इसमें हमने ओशंस जिनको हम समंदर बोलते हैं उसमें फिजिकल कंडीशंस के तहत जो फिनोमेना अकर हो रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जो ओशन है उसके अंदर फ्लूइड की मोशन कैसे हो रही है, उन मोशंस को हमने स्टडी करना है। और उसमें जो डिफरेंट फिनोमेना हो रहे होंगे हम उन फिनोमेना या प्रोसेसेस को जो स्टडी करेंगे उसको फिजिकल ओशियनोग्राफी बोलते हैं। फिजिक्स ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक डेफिनेटली साउंड से रिलेटेड है, तो हमने इसमें ट्रांसमिशन ऑफ साउंड को देखना है। परसेप्शन ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक होता क्या है, मतलब हम खुशगवार आवाज़ों को, जो आवाज़ें हमें अच्छी लगती हैं उनको हम म्यूजिक बोलते हैं। तो वो कैसे जनरेट करनी है, हमने डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से डिफरेंट साउंड्स, उस परसेप्शन को जो हम बोलते हैं फिजिक्स ऑफ म्यूजिक बोलते हैं। आपके सामने बोर्ड के पास पेपर से जो एमसीक्यूज आ चुके हैं, अभी तक हमने आज जो टॉपिक्स डिस्कस किए उनमें पहला एमसीक्यू जो होता है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद अल्टीमेट पार्टिकल of which the matter is composed is called। तो हम वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो उस अल्टीमेट पार्टिकल को जिससे मैटर कंपोज होता है डील करती है उसको क्या बोलते हैं। ऑप्शन है पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, इसको हम पार्टिकल फिजिक्स बोलते हैं। सेकंड एमसीक्यू है बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर चिप। ये भी बोर्ड में आ चुका है कि कंप्यूटर चिप का बेसिक कंपोनेंट कौन सा है, कैडमियम है, सिलेनियम है, सिलिकॉन है या ग्लास है। तो आप लोगों ने याद रखना है जो बेसिक कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर चिप होता है वो सिलिकॉन होता है, और इस सिलिकॉन को हम ऑब्टेन करते हैं सैंड से। बोर्ड में पास्ट पेपर्स में जो शॉर्ट क्वेश्चन है इन आर्टिकल्स में से आ चुके हैं, वो आर्टिकल्स हैं डिफाइन फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, इसकी डेफिनेशन हम बड़ी डिटेल में पीछे पढ़ चुके हैं। और दूसरा क्वेश्चन जो आ चुका हुआ है वो है व्हाट आर द थ्री फंडामेंटल फ्रंटियर्स ऑफ फंडामेंटल साइंस। तो पंजाब के तमाम बोर्ड्स के क्वेश्चंस मैंने ये लिए हैं जो अब तक यहाँ से पूछे जा चुके हैं। तो ये दो क्वेश्चंस बनते हैं जो अब तक बोर्ड में आ चुके हैं और आप लोगों ने इनको स्टडी भी करना है।
कुछ प्रैक्टिस एमसीक्यूज को हम देख लेते हैं ताकि आप लोगों को इसका क्लैरिटी हो जाए जो टॉपिक हमने पढ़े। पहला एमसीक्यू हम देख लेते हैं, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद लाइट एनर्जीज का। लाइट एनर्जी का मतलब है कि हम रोशनी को पढ़ने जा रहे हैं। ऑप्शन है मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स या साउंड। तो आप लोगों ने याद रखना रोशनी को जिसमें हम पढ़ते हैं वो ऑप्टिक्स है, तो बेस्ट ऑप्शन इज चार्ली, ऑप्टिक्स। दूसरा एमसीक्यू है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with atomic nuclei, atomic nuclei, atomic physics, nuclear physics, thermodynamics या acoustics। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन बनेगा, जो कि न्यूक्लियाई की सिर्फ बात हो रही है, तो न्यूक्लियर फिजिक्स इज दी बेस्ट ऑप्शन। अब एक्विस्टिक्स को हम साउंड भी कहते हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है। एमसीक्यू है सिलिकॉन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, ऑप्शन है वाटर, मेटल, वुड और सैंड। तो आप लोगों ने याद रखना है सिलिकॉन को हम सैंड से ऑब्टेन करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। इस लेक्चर्स के बारे में आप लोगों की सजेशन, अपनी सजेशंस मुझे ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सजेशंस की बेस पे ही हम नेक्स्ट लेक्चर्स को अपलोड करने की तरफ जाएंगे। इस लेक्चर में क्या इम्प्रूवमेंट्स की जा सकती हैं, किन टूल्स को यूज़ किया जाए, या किस मेथड को यूज़ किया जाए जिससे आप लोगों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या ये स्लाइड्स आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस चीज़ के बारे में आप लोग मुझे अपनी कीमती राय लाज़मी दीजिएगा। अ, अगर आप लोगों को इस इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना चाहते हैं, तो वो क्वेश्चन बिला झिझक आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट्स में आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। अगेन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम लोगों ने ये एफर्ट सिर्फ आप लोगों के लिए की है, हमें आप लोगों की मुकम्मल सपोर्ट चाहिए। तो हमारे चैनल को जितना शेयर कर सकते हैं, इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए और अपनी दुआ में याद रखिएगा। अ, आप, अल्लाह ताला आप सब लोगों का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।